नमस्कार बच्चों। आप में से कुछ बच्चों ने लगातार कहा कि सेकंड बुक का भी सर आप इसी तरह से कवर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम सेकंड बुक जो है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, इस पर बात करेंगे। इसका पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो इसमें जनसंख्या का असमान वितरण क्यों है, इस पर बात करेंगे। जैसे आप जानते हो उत्तर प्रदेश जो है हमारा, वहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है। उसके बाद महाराष्ट्र है, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसे क्यों असमान वितरण है उस पर कई बार चर्चा हुई है। उन बिंदुओं को ध्यान में रख के आप बात कर लीजिएगा। जनसंख्या के असमान वितरण के लिए आपको पता है भौतिक कारक होते हैं, कुछ सामाजिक आर्थिक कारक होते हैं और कुछ ऐतिहासिक कारक होते हैं, बहुत सारे अन्य कारक जो हैं। लेकिन इन पर आप ध्यान रखिएगा बेटा। सामाजिक तौर पर आपको क्या चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, सुरक्षित हो, धार्मिक मामले, और इन सब मामलों को थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। जनसंख्या का घनत्व तो पहले भी आपको कई बार बताया, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या। भारत में जनसंख्या का घनत्व अगर हम 2011 की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। बिहार में सर्वोच्च जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है लगभग 1102, है ना। और अरुणाचल में सबसे कम है, 17 व्यक्ति प्रति तो वर्ग किलोमीटर है। तो इसे आप बेटा देख लीजिएगा एमसीक्यू के हिसाब से। जनसंख्या में वृद्धि के दो घटक होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक अभिप्रेरित होता है। प्राकृतिक वृद्धि अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर द्वारा किया जाता है, और अभिप्रेरित घटकों को किसी भी क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा समझा जाता है। तो भारत की जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर है, कई बार प्रश्न आ जाता है बेटा, 1.64% है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के चरण आपको पता होगा 1901 से 1921 है, 1921 से 51 है, 1951 से 81। तो ये व्यवस्था 1, 2, 3 और फिर व्यवस्था 4 में 1981, और उसके बाद तो क्या गिरावट आई, कहाँ कैसे हुआ, इन पर है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद बेटा जनसंख्या संगठन पर बात करेंगे, ग्रामीण शहरी संगठन पर बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम में ग्रामीण आबादी का जो प्रतिशत है वो बहुत अधिक है। इसी तरह बेटा गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ग्रामीण आबादी कम है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली को छोड़कर बाकी ग्रामीण आबादी है ना। तो इस तरह से आप एक बार देख लीजिएगा। शहरी जनसंख्या आप लेंगे तो हमारी ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत शहरी जनसंख्या का अनुमान 31.16% है, और सारी बात हम 2011 के हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद कोविड के कारण आप जानते हैं जनगणना नहीं हुई थी। तो ये है 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें ऑस्ट्रिक, है ना, परिवार है, आप मुंडा, द्रविड़, चीनी, तिब्बत। तो इसे आप देख लीजिएगा। धार्मिक संगठन में भारत बांग्लादेश सीमा, भारत पाक सीमा से सटे जिले, इन सब में हम बात करें तो हिंदुओं को वितरित किया गया है। मुसलमान जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लक्षद्वीप में केंद्रित हैं। ईसाई जनसंख्या मुख्य रूप से पश्चिम तट और उत्तर पूर्व तट पर है। तो इसे आप देख लीजिएगा। सिख जो है वो ज़्यादा पंजाब में रहते हैं, और इसी तरह जैन, बौद्ध राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। तो इसे आप देख लीजिएगा। टोटल अलग अलग जनसंख्याओं को आप देखते हैं धार्मिक तौर पर जो घटी हुई हैं, उनसे आप इस पर बात कर सकते हैं। तो 2001 की जनगणना जो हुई है उसके हिसाब से, 2011 की जनगणना हुई है उसके हिसाब से आप इन चीज़ों को एक बार, जितने भी डाटा हम इस हिसाब से रखते हैं। इसके बाद बेटा दूसरा जो चैप्टर आता है उसमें हम जो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी बातचीत। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैप से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इसे देख लीजिएगा। उसके बाद अगला है मानव बस्तियाँ। मानव बस्तियों में आप देखेंगे तो ग्रामीण बस्तियां हैं, है ना, 4 प्रकार की हैं। वो गुच्छित हैं, अर्धगुच्छित हैं और पल्लीकृत हैं और एकाकी हैं। 4 तरह की बस्तियां हैं। इन बस्तियों में कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, इस तरह से है। अर्धगुच्छित क्या है, गुच्छित क्या है, इन पर एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अगर आपको क्लास की बातें याद आ जाएंगी तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। इसी तरह से हमारे कुछ प्राचीन जो नगर हैं वहाँ की जनसंख्या है उस पर हम बात करेंगे, और इसे आप एक बार बेटा देख लीजिएगा। थोड़ा सा गैरीसन नगर को छावनी नगर भी कहते हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, है ना। गैरीसन नगर क्या है, थोड़ा अलग सा सवाल है इसलिए। और इस तरह के क्वेश्चन हमारे अदर नगर पर भी आ जाते हैं, कई बार धार्मिक नगर, शैक्षिक नगर, इस तरह के नगर आपने पढ़े होंगे बेटा, और आप जैसे ही पढ़ेंगे आपको याद आ जाएगा। तो इसे आप देख लीजिएगा, ये है। और इसमें बेटा एक और है, स्मार्ट सिटी मिशन पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, स्मार्ट सिटी क्या है, किस तरह से है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसी तरह जैसे गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों के एक सहज या संकुचित रूप में होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह के क्वेश्चन कुछ और आपके जनरेट हो सकते हैं। भारत में ग्रामीण बस्तियों के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जो फोकस है वो ग्रामीण बस्तियों पर बेटा बहुत ज़्यादा है।
तो इसके बाद हम लोग बस्ती, गांव, इस तरह के प्रश्नों के बाद ग्रामीण बस्ती और उनके कारण, विकास के कुछ क्वेश्चन इसमें आप देख लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन जो बनते हैं वो बस्तियों के आसपास बनते हैं। उसके बाद बेटा भू संसाधन तथा कृषि की बात हम करते हैं। उसमें ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा। भू उपयोग वर्गीकरण की बात कर रहे हैं तो अलग अलग है। भू राजस्व अभिलेख द्वारा किया जाता है। भूमि का रिकॉर्ड कौन रखता है? राजस्व विभाग रखता है। और उसी में आप वनों के अधीन क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों के क्षेत्र, बंजर और व्यर्थ भूमि, स्थायी चरागाह, तो इन सब को आप एक बार देख लीजिएगा। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान परती भूमि, पुरातन परती भूमि, निवल बोया क्षेत्र। निवल बोया क्षेत्र पर क्वेश्चन आ जाता है, परती भूमि पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे आप देख लीजिएगा। भारत में भू उपयोग परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है? तो भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था मेन कारण है बेटा। इसमें सबसे पहला अर्थव्यवस्था का आकार, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना और कृषि भूमि पर दबाव, ये 2-3 कारण बनते हैं। फिर आता है संपत्ति। साझा संपत्ति क्या है? तो निजी भू संपत्ति, निजी, ठीक है ना। फिर एक होती है जो साझा संपत्ति, सामुदायिक संपत्ति है, तो उसमें सरकार और व्यक्ति दोनों शामिल होते हैं। और इस तरह का कुछ आप लिखेंगे तो उत्तर सही है। भारत में फसल ऋतु में अब आपको पता है 3 तरह की फसलें हम लोग करते हैं, खरीफ है, रबी है और जायद है। इन तीनों के उदाहरण आप याद कर लीजिएगा कि जायद का कई बार 1-1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है ये फसल कौन सी है, तो 2-2, 3-3, 4-4 फसल दिमाग में रखिएगा, उन्हीं में से आपका उत्तर आपको फंस आएगा, क्वेश्चन फंस जाएगा, तो देख लीजिएगा। कृषि के प्रकार, सिंचित कृषि है जहाँ पर लोग अपनी सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। दूसरी वर्षा निर्भर है, जो वर्षा निर्भर है, और भारत में बहुत सारी भूमि वर्षा निर्भर ही है, तो ये आप जानते हैं। फसल के प्रतिरूप क्या है? खाद्यान्न फसल, प्रमुख अनाज फसल, रेशेदार फसल, तो इन्हें आप थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा। जैसे प्रमुख अनाज चावल, गेहूं, बाजरा, है ना, मक्का, दालें, चना, अरहर, ये सारी हो गई। सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी हो गई। रेशेदार जो हैं उनमें गन्ना, चाय, कॉफ़ी, ये अन्य फसल है हमारी। रेशेदार में आप कपास ले लो, जूट ले लो, जो रेशे से बनती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में कृषि विकास कैसे हुआ, उसका अलग अलग फेज़ है। कैसे पुराने समय में क्या था, हम जो इस्तेमाल करते थे औजार वो कैसे थे और आज कैसे हैं, इस पर। भारतीय कृषि की समस्या सबसे बड़ी अनियमित मानसून है। मानसून समय से नहीं आ रहा तो परेशानी है। निम्न उत्पादकता है, भूमि सुधारों की कमी है, छोटे खेत हैं, विखंडित जोत है और वाणिज्यीकरण का अभाव है। अगर किसान अच्छी फसल कर लेता है तो बाजार तक ले जाना उसके लिए प्रॉब्लम है। तो ये सारी कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है। इस पर भी बहुत निम्नीकरण पर बेटा, भूमि निम्नीकरण पर क्वेश्चन आता है घुमा फिरा कर, इसे पर आप तैयार रहिएगा। तो ये शुष्क कृषि से शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं होती? अब रागी होती है, शुष्क कृषि है, ज्वार है, मूंगफली, ये सब शुष्क है। सिर्फ गन्ना एक ऐसा है जो, तो इस तरह के क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा। भारत देश में गहन कृषि, अब गहन कृषि क्या है, इस पर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। शुष्क कृषि का एक उदाहरण मैंने आपको गन्ना दे दिया, बाकी चीज़ें आपको बताई दी हैं। तो ये आप है साझा संपत्ति संसाधन ले लीजिए, उन पर आप क्वेश्चन एक बार तैयार आप कर लीजिएगा। मुझे लगता है इसे अगर आप कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके बाद आता है जल संसाधन। जल संसाधन बेटा, जल संभर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। रालेगन सिद्धि